रिकॉल विद मी, प्रोडक्शन कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए? 3, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। हम प्रोडक्शन कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स को 100% कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप कर चुके। मटेरियल कॉस्ट को कवर अप किया इन चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। ओवरहेड्स को हम कवर अप किए इन चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट का 3rd एलिमेंट लेबर कॉस्ट कवर अप होगा। लेबर कॉस्ट इज बेसिकली आपके सैलरीज एंड वेजेस के एक्सपेंस को बोलते हैं। सैलरीज एंड वेजेस जो आप अपने वर्कर्स को रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो, हम उस एक्सपेंस को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नाम देते हैं सैलरीज एंड वेजेस का, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस एक्सपेंस का नाम क्या है? लेबर कॉस्ट। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। एज वी नो कि हमने नेचर की बेस पे क्लासिफाई किया कि बेटे एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी। तो भाई प्रोडक्शन कॉस्ट में हमें दोनों तरह की नेचर मिलती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट मटेरियल भी पॉसिबल है, इनडायरेक्ट भी पॉसिबल है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने डिफरेंस क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा। यस, ऐसे एक्सपेंसेस जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने नोट करवाई, आइडेंटिफाइबल भी हो और मेजरेबल भी हो। जिसमें ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डायरेक्ट, और जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती वो क्या है? इनडायरेक्ट। अब बेटे जस्ट इन 2 क्राइटेरियाज की बेस पे मटेरियल को तो डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, बट लेबर कॉस्ट के लिए हमें कुछ और क्राइटेरियाज का मीट होना भी जरूरी है, जिससे क्लियर डिफरेंशिएशन हो जाती है कि लेबर कॉस्ट का ये पार्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा और ये पार्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। ठीक है, अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए जब भी वो आपको क्वेश्चन में पूछे, लेबर कॉस्ट दी हुई हो और वो आपसे पूछे डिफरेंशिएट कीजिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को, तो आपने सबसे पहले फोकस करना है on types of workers. For the identification of direct labor cost and indirect labor cost, आपने टाइप ऑफ वर्कर पे फोकस रखना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के वर्कर्स होते हैं, डायरेक्ट वर्कर्स एंड इनडायरेक्ट वर्कर्स। अब किनको हम डायरेक्ट वर्कर्स बोलेंगे और किनको हम इनडायरेक्ट वर्कर्स बोलेंगे? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन जो फैक्ट्री में है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है वो डायरेक्ट, और जो नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है वो इनडायरेक्ट। ऐसा है? नहीं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ इंगेज है। क्या हमने ये बात पहले करी थी? नो, अब इसको क्लैरिफाई करते हैं, सुनिएगा। आपकी बिजनेस की कोर एक्टिविटी के साथ जो डायरेक्टली इंगेज्ड है वर्कर्स, वो डायरेक्ट होते हैं। अब बिजनेस की कोर एक्टिविटी क्या होती है? डिपेंड आप बिजनेस कैसे कर रहे हो। आप बिजनेस एज अ मैन्युफैक्चरर भी कर सकते हो, आप बिजनेस एज अ ट्रेडर भी कर सकते हो, आप बिजनेस एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी कर सकते हो। आप जैसे भी बिजनेस कर रहे हो, आपकी कोर एक्टिविटी के साथ जो डायरेक्टली इंगेज्ड हैं उन्हें डायरेक्ट वर्कर कहते हैं। चलो पहले सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल लेते हैं। आपका कॉलेज एजुकेशन की फैसिलिटी रेंडर कर रहा है, एक सर्विस बिजनेस है, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, और सर्विसेज क्या रेंडर हो रही हैं? एजुकेशन की फैसिलिटी को रेंडर किया जा रहा है, ये इसकी कोर एक्टिविटी है। ये कौन परफॉर्म कर रहा है? ये सर्विसेज कौन दे रहा है? टीचर्स। सिर्फ टीचर्स डायरेक्ट वर्कर्स होते हैं। लेकिन क्या टीचर्स के अलावा आपके कॉलेज में कोई और स्टाफ नहीं है? बहुत सारे लोग हैं, प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैनेजर्स बैठे हुए हैं, अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं, आपके इसके अलावा जो हैं स्वीपर हैं, गार्ड हैं, बड़े सारा और स्टाफ बैठा हुआ है। ये सिर्फ टीचर्स को सपोर्ट कर रहे हैं एजुकेशन की फैसिलिटी को रेंडर करने के लिए,
ये सारे के सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट वर्कर। ठीक है, चलो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वो क्योर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके थ्रू? डॉक्टर्स एंड नर्सेस के थ्रू। तो ये सिर्फ डायरेक्ट हैं। बाकी सारे का सारा स्टाफ जो आपके हॉस्पिटल में बैठा हुआ है वो क्या है? इनडायरेक्ट है। मैं ट्रेडर की तरफ आइए। ट्रेडर की बेसिक एक्टिविटी क्या होती है? परचेजिंग ऑफ फिनिश गुड्स, वो चीजें खरीदता है और आगे बेचता है। वो लोग जो कोर एक्टिविटी परचेजिंग ऑफ गुड्स के साथ डील कर रहे हैं वो डायरेक्ट वर्कर्स हैं। बाकी सारे के सारे लोग क्या हैं? इनडायरेक्ट। आपको मोस्टली किसकी एग्जांपल दी जाएगी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में? मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चर की कोर एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब गुड्स कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं? फैक्ट्री में। फैक्ट्री क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। यहाँ पे होंगे डायरेक्ट वर्कर। लेकिन फैक्ट्री में जितने लोग भी हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट नहीं हैं। सारे का सारा प्रोडक्शन स्टाफ आपका डायरेक्ट नहीं है, बल्कि वो मजदूर जो हाथों से या मशीन की हेल्प से प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। कहीं रॉ मटेरियल की कटिंग हो रही है, कहीं रॉ मटेरियल को असेंबल किया जा रहा है, कहीं उसकी फिनिशिंग हो रही है। इन तीनों प्रोसेस को जो वर्कर्स मैनुअली या विद द हेल्प ऑफ मशीन ये काम करें वो डायरेक्ट वर्कर्स हैं। इनके अलावा भी फैक्ट्री में बहुत स्टाफ बैठा हुआ है। फैक्ट्री में फोरमैन है जिसे सुपरवाइजर भी कहते हैं। वो बेसिकली क्या होता है? मैनेजर होता है। फैक्ट्री का मैनेजर, सुपरवाइजर, फोरमैन, जर्नल मैनेजर, फैक्ट्री में स्टोर रूम है, स्टोर कीपर है, स्वीपर है, गार्ड है, कितने सारे लोग बैठे हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट। तो जब भी आपने लेबर कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, ये आपका फोकस किस चीज पे होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ टाइप्स ऑफ वर्कर। आपने डायरेक्ट वर्कर्स अलग कर लेने और इनडायरेक्ट वर्कर्स को सेपरेट कर लेना। आगे बढ़िए। आपके वर्कर्स डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं? क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे? नो। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई काम नहीं करेगा। यू हैव टू पे रेम्यूनरेशन। और रेम्यूनरेशन को कभी हम लेबर कॉस्ट का नाम देते हैं और कभी हम पेरोल कॉस्ट का नाम देते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस एक्सपेंस का नाम हमने क्या रखा हुआ है? सैलरीज एंड वेजेस। इनको भी रिवॉर्ड चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इनको भी रिवॉर्ड चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। अब सैलरी की दो कैटेगरीज है। एक होती है बेटे बेसिक सैलरी, और इसके अलावा वर्कर को कुछ भी दिया जाए वो क्या होते हैं? अलाउंसेस। काम के एंगेज में जो बेसिक डिसाइडेड सैलरी आपने पे करनी है वो बेसिक सैलरी है। उसके अलावा अलाउंसेस क्या क्या हो सकते हैं? मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, आपका कन्वेंस अलाउंस है, और इसके अलावा ओवर टाइम प्रीमियम का अलाउंस है। बड़े सारे आप उनको अलाउंसेस, बोनसेस, कमीशंस पे करते हो। ये अदर देन सैलरीज है। अब कीप इन माइंड, हम डायरेक्ट वर्कर को जो बेसिक सैलरी बेटे पे करते हैं सिर्फ ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। और जो डायरेक्ट वर्कर को जितने भी अलाउंसेस पे किए जाएंगे वो क्या होगी? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और ये तो बेचारे हैं ही इनडायरेक्ट वर्कर्स। इनको आप बेसिक सैलरी पे करो या अलाउंसेस पे करो, ये कौन सी लेबर कॉस्ट होगी? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है। इनडायरेक्ट वर्कर की जो टोटल सैलरी है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, और डायरेक्ट वर्कर को जो हम बेसिक सैलरी पे करते हैं वो क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। आगे बढ़िए। कॉस्ट के पूल्स पढ़े थे, वो आपसे यहाँ ये भी पूछेगा, डायरेक्ट मटेरियल हो या डायरेक्ट लेबर हो, किस कॉस्ट पूल का यस ये पार्ट होगा? आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगी और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एफओएच का पार्ट होगी। ओके हो गया? अच्छा, इसके साथ एक और चीज भी आपने याद रखनी है, और वो क्या है? ओवर टाइम। ओवर टाइम को अंडरस्टैंड करते हो? स्टैंडर्ड आवर्स से ज्यादा अगर आप अपने वर्कर से काम करवाओगे उसे ओवर टाइम आवर्स कहते हैं। और कभी सुना है आपने कि ओवर टाइम आवर्स के एंगेज में हम बेसिक रेट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी पे करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम।
एक्स्ट्रा रेट से जो ज़्यादा पे करोगे उसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम। अच्छा भाई, अब इसका भी कुछ कंपोनेंट डायरेक्ट होगा और इसके कुछ कंपोनेंट्स इनडायरेक्ट होंगे। और वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, दो तरह का ओवर टाइम होता है। एक होता है जनरल ओवर टाइम और एक होता है स्पेसिफिक ओवर टाइम। जर्नल, कॉमन, रूटीन में ओवर टाइम काम हो रहा है। मेरा बिजनेस ग्रो कर चुका हुआ है, ह्यूज मार्केट शेयर है मेरे पास, और डिमांड को मीट करने के लिए मैं रूटीन में ही अपने वर्कर से एक्स्ट्रा काम करवा रही हूँ, एक्स्ट्रा आवर्स वो काम कर रहे हैं, वो जर्नल ओवर टाइम है। स्पेसिफिक ओवर टाइम क्या होता है? मैं रूटीन में अपने वर्कर से ओवर टाइम का काम नहीं करवाती। मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने कहा कि मेरे लिए इतने यूनिट्स बना दीजिए, बताइए इतने यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। हमने कहा भाई आपका ऑर्डर विद इन 5 days कंप्लीट हो जाएगा। कस्टमर ने रिक्वेस्ट की, नहीं भाई मुझे जल्दी ही चाहिए। भाई जल्दी कैसे दें? वो कहेगा आप अपने वर्कर से ओवर टाइम काम करवाएं। हमने बोला भाई अगर ओवर टाइम काम करवाएंगे हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, प्रीमियम देना पड़ेगा जो अदर देन बेसिक रेट होगा। तो जब कस्टमर आपसे खुद कहे, रिक्वेस्ट करे, उसकी रिक्वेस्ट पे आप ओवर टाइम काम करवाओ, तो वे फिर ओवर टाइम का एक्सपेंस जो है प्रीमियम भी हम अपने कस्टमर को चार्ज कर दिया करते हैं। कस्टमर की रिक्वेस्ट पे अगर आप कोई स्पेशल एक्सपेंस करते हो, वो हमेशा स्पेशल होता है और स्पेशल एक्सपेंस हमेशा इन नेचर डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। ये रूटीन में हम अपने वर्कर से ओवर टाइम काम करवा रहे हैं, ये रूटीन में नहीं करवा रहे, बल्कि किसी कस्टमर ने हमसे रिक्वेस्ट कर दी हुई है, उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए हमें स्पेशली अपने वर्कर से ओवर टाइम काम करवाना पड़ रहा है, वो स्पेशल ओवर टाइम। नेक्स्ट, जर्नल ओवर टाइम डायरेक्ट वर्कर भी परफॉर्म कर सकता है और इनडायरेक्ट जो आपका बेटे वर्कर है वो भी जर्नल ओवर टाइम परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह सेम इज हियर विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक ओवर टाइम। ये डायरेक्ट वर्कर से भी करवाया जा सकता है जिस वर्कर की भी जरूरत होगी, और इनडायरेक्ट वर्कर से भी। अब जब हम ओवर टाइम काम करवाते हैं, चाहे बेटे वो जनरल हो या स्पेसिफिक हो, जब भी आप रूटीन से हटके काम करवाओगे आप बेसिक रेट के अलावा उनको और क्या पे करोगे? प्रीमियम। तो भाई बेसिक रेट भी होगा और ओवर टाइम प्रीमियम भी आपको पे करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव द कैटेगरी ऑफ ओवर टाइम। बेसिक रेट and overtime rate. और यहाँ ओवर टाइम रेट मीन मैं ओवर टाइम प्रीमियम की बात कर रही हूँ। ठीक है, जहां जहां मैंने सिंपल ओवर टाइम रेट लिखा हुआ है, प्रीमियम रेट जो अदर देन बेसिक रेट होता है। अब इसको याद कैसे रखना है? जो स्पेशल ओवर टाइम होता है बिकॉज ऑफ कस्टमर रिक्वेस्ट होता है, और कस्टमर की रिक्वेस्ट पे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनकी नेचर क्या होगी? डायरेक्ट। चाहे वो स्पेशल ओवर टाइम परफॉर्म किया आपके डायरेक्ट वर्कर्स ने या फिर इनडायरेक्ट वर्कर्स ने, इनकी नेचर क्या होगी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, और जहां तक कंसर्न है जर्नल ओवर टाइम का, डायरेक्ट वर्कर से अगर आप जर्नल ओवर टाइम काम करवा रहे हो तो सिर्फ इसका बेसिक रेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, लेकिन बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या होंगे? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हाँ जी, ये याद रहेगा?
कोशिश तो की है कि जितना डिटेल में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, और फ्लो चार्ट बच्चों के लिए इजी टू मेमोराइज होते हैं। चलो इसको नोट करो। आज इस चैप्टर की छोटे छोटे से पॉइंट्स हम कवर अप कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, कंप्लीट हो गया। चलो भाई, अब नेक्स्ट बात क्या करते हैं। नेक्स्ट में हमने एक डिफरेंस क्लैरिफाई करना है, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन वर्सेस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बेसिकली बोलते हैं एफिशिएंसी। प्रोडक्शन क्या है? यू हैव जस्ट अचीव योर टारगेट्स। सपोज एज पर स्टैंडर्ड हमें 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए वी नीडेड 2 आवर्स, ठीक है। तो फिर अगर 2 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए होंगे, डेफिनेटली इसके लिए एज पर स्टैंडर्ड टाइम कितना रिक्वायर्ड था? 4 आवर्स, और हमने 4 आवर्स में ही 2 यूनिट्स कंप्लीट कर ली। तो अगर स्टैंडर्ड यूनिट स्टैंडर्ड टाइम में प्रोड्यूस हुए, ये सिंपली क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन, ठीक है। और फिर 3 यूनिट्स के लिए कितना टाइम चाहिए था? 6 आवर्स। इसके ऑपोजिट एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी क्या है? 1 यूनिट के लिए हमें टाइम चाहिए था बेटे 2 आवर्स, और 2 यूनिट्स के लिए टाइम चाहिए था एज पर स्टैंडर्ड 4 आवर्स, बट वी हैव कंप्लीटेड 2 यूनिट्स इन अ टाइम लेस देन 4 आवर्स। जो काम 4 घंटों में करना था 3 घंटों में कर लिया। 1 आवर का टाइम सेव हुआ। जब 1 आवर का टाइम सेव हुआ तो लेबर कॉस्ट भी कम हो गई। ये है एफिशिएंसी, जिसे हम क्या नाम दिए यहाँ पे? प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी मैंने मेजर की है विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेविंग। हम प्रोडक्टिविटी को टाइम सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और पर्सपेक्टिव भी है, वो क्या है? एज पर स्टैंडर्ड 6 आवर्स में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए थे? 6 आवर्स में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए थे? 3। हमने 3 की बजाय क्या किया? 4 यूनिट्स वी हैव प्रोड्यूस्ड। और अगर हमने 4 यूनिट्स बना लिए, हमने क्या दी? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। और ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी। और यहाँ पे एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। एंड थ्रू आउट दिस चैप्टर हमारा फोकस प्रोडक्शन पे नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी पे होगा। क्योंकि जितनी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी लेबर कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी। लेबर कॉस्ट के कम होने से आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट के कम होने से आपकी सेल प्राइस कम होगी, सेल प्राइस के कम होने से आपके यूनिट की डिमांड बढ़ेगी, आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा। और जब मार्केट शेयर बढ़ता है, बिजनेस को करंट टाइम पीरियड में भी बेनिफिट होता है और फ्यूचर में भी बेनिफिट होता है, ठीक है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी, इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपकी कॉस्ट रिडक्शन पे, इसलिए वो क्या करेगा? उसने क्या किया है कि अपने आपके सिलेबस में प्रोडक्टिविटी रेशियोज ऐड कर दी। 3 प्रोडक्टिविटी रेशियोज वो आपसे कैलकुलेट करवाएगा। एफिशिएंसी रेशियो,
आगे बढ़ते हैं भाई। एफिशिएंसी रेशो के अलावा वो आपसे कैलकुलेट करवाएगा कैपेसिटी रेशो, फिर कैलकुलेट करवाएगा आपसे वॉल्यूम रेशो, और सम टाइम इस वॉल्यूम रेशो को प्रोडक्टिविटी रेशो का नाम भी देता है। हाउ टू कैलकुलेट? फॉर्मूलाज लिखिए, एक एग्जांपल मैं कोट करती हूँ और इन चीज़ों को समझते हैं। एफिशिएंसी रेशो के लिए आपको क्या करना होगा? स्टैंडर्ड आवर्स का कंपैरिजन एक्चुअल आवर्स के साथ करना है। परसेंटेज में आंसर चाहिए, इसलिए आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई। कैपेसिटी रेशो एक्चुअल आवर्स ओवर budgeted hours into 100. Volume ratio standard hours divided by budgeted hours into 100. देखिए भाई, अब ये क्या हैं चीज़ें और इनसे हमें एफिशिएंसी का कैसे आइडिया होगा? देखो बेटे, एक चीज और जो याद रखनी है, मैं अभी से बता रही हूं, ऑनवर्ड आपने इस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना। जब भी मैं क्वांटिटी की बात करूंगी, क्वांटिटी को यूनिट्स में भी मेजर किया जा सकता है। विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल हम इसे केजीज में, लीटर्स में, मीटर्स में, फीट में मेजर कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू लेबर कॉस्ट आवर्स में मेजर की जा सकती है। विद रिस्पेक्ट टू एफओएच लेबर आवर्स या मशीन आवर्स में क्वांटिटी मेजर की जा सकती है। क्वांटिटी यूनिट्स हो, लेबर आवर्स हो, मशीन आवर्स हो, केजीज, फीट, लीटर, मीटर, कुछ भी हो, जब मैं कहीं क्वांटिटी लिखूंगी वो पर यूनिट कभी भी नहीं होगी, वो हमेशा इन टोटल होगी। क्वांटिटी हम पर यूनिट कभी भी नहीं लेंगे, वो हमेशा क्या होगी? टोटल। मैंने यहाँ टोटल का वर्ड कहीं नहीं लिखा, ये अंडरस्टूड बात होगी कि कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब भी क्वांटिटी लेंगे इन टोटल। अच्छा, अब आगे चलिए, हम एक एग्जांपल सपोज करते हैं। हम यूनिट्स और आवर्स यहां सपोज करें। एज पर बजट मुझे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे, इन एक्चुअल वी हैव प्रोड्यूस 1100 यूनिट्स, और 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें 500 आवर्स चाहिए थे और हमने 1100 यूनिट्स कंप्लीट किए विद इन 650 आवर्स। पर यूनिट नहीं है, जब तक खुद को एग्जामिनर स्पेसिफाई ना कर दे कि गिवन इंफॉर्मेशन इज पर यूनिट, तो तब तक आपने उसको पर यूनिट एज्यूम नहीं करना। क्वांटिटी हमेशा क्या होगी? टोटल। अच्छा, अब ये देखो, आपके बजटेड आवर्स मतलब टोटल बजटेड आवर्स और टोटल स्टैंडर्ड आवर्स में डिफरेंस क्या होता है? बजटेड आवर्स भी एस्टिमेटेड हैं और स्टैंडर्ड आवर्स भी एस्टिमेटेड ही हैं, लेकिन फर्क क्या है? ये एस्टिमेटेड आवर्स हैं फॉर बजटेड यूनिट्स और ये एस्टिमेटेड आवर्स हैं फॉर एक्चुअल यूनिट। कि एक्चुअल में मैंने जो 1100 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, अगर एज पर स्टैंडर्ड उस पर टाइम लगता तो भाई 1100 यूनिट कितने टाइम में कंप्लीट होने चाहिए थे, उस टाइम को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। टोटल बजटेड आवर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट गिवन होंगे तो हम क्या करेंगे? बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बजटेड आवर्स आएंगे। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट को हम बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करने की बजाय एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जी मेरे पास टोटल स्टैंडर्ड आवर्स आएंगे। डिफरेंस क्लियर हुआ? ये बजटेड एक्टिविटी लेवल पे बेस करते हैं और जो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं वो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे बेस करते हैं।
अब जब आपने प्रोडक्टिविटी रेशियोज कैलकुलेट करनी हो, आपके पास ये तीनों आर्स होने चाहिए। बजटेड आर्स, पॉज करें बेटा,